सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। लेकिन शुरुआत करते हैं उस बड़ी मुहिम के साथ जिसकी शुरुआत TV9 भारतवर्ष ने की। क्रिकेट इस देश का जुनून है। हिंदुस्तान में क्रिकेट एक धर्म की तरह है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप हिंदुस्तानियों के लिए खेल के कुंभ की तरह है और इसमें जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की बात होती है तो दोनों देशों में रोमांच चरम पर होता है। सब टकटकी लगाए रहते हैं। 24 अक्टूबर को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है, लेकिन इस मैच से पहले कश्मीर में आतंक के खूनी खेल ने हर हिंदुस्तानी के दिल को आक्रोश से भर दिया है। वजह कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले और उन हमलों में हुई शहादत। हिंदुस्तान उस शहादत का इंतकाम मांग रहा है। हर हिंदुस्तानी की एक ही आवाज है, पहले बदला फिर बल्ला। ऐसे में TV9 भारतवर्ष ने छेड़ा है एक अभियान। हमारा सवाल है, क्यों ना पाकिस्तान को विश्व क्रिकेट से बेदखल कर देना चाहिए। सवाल है, क्या लहू बहाने वाले मुल्क को क्रिकेट खेलने का हक है। TV9 की इस मुहिम के साथ देश जुड़ चुका है। सोशल मीडिया उबल रहा है। ट्विटर पर #BanPakCricket ट्रेंड कर रहा है। लोग एक सुर में कह रहे हैं कि हमें क्रिकेट की चाह नहीं है, सिर्फ देश की परवाह है। देश कह रहा है क्रिकेट ना हो तो ना सही, लेकिन जवानों का लहू बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा जब तक पाकिस्तान का क्रिकेट बैन नहीं, तब तक TV9 भारतवर्ष को चैन नहीं। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर करने की मुहिम जारी रहेगी। ये सरहद पार कर यूं ही आघात करते रहे, गोलियां दागते रहे, ताबूत भरते रहे, हम तिरंगे में अपनों को लपेटते रहे, बिलखते रहे, कसम खाते रहे और फिर संकल्प सिद्ध करने की बजाय शहादत को भूलकर क्रिकेट के मैदान में हाथ मिलाने लगे। ऐसा अब नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जान लीजिए कि एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में बैट थामने वालों के साथ क्रिकेट नहीं चलेगा। मान लीजिए कि घाटी में खून खराबा करने वालों के साथियों के साथ खेल नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट से पहले बलिदान अब अंजाम मांगता है। शहीदों का परिवार कहता है कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चले मैदान पर बल्ला। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैच नहीं चाहिए। शहीद योगंबर सिंह की आखिरी विदाई के वक्त का ये दृश्य है, जब शहादत को सलाम करने के लिए समूचा चमोली सड़क पर उतर आया था। राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले जवानों को अंतिम प्रमाण करने पहुंचे लोग रो रहे थे। जमीन आसमान रो रहा था। कायरों की हरकत पर लोग बेहद आक्रोशित थे। गुस्से में थे कि जिसने पीठ पर प्रहार किया है उसके साथ चंद रोज बाद क्रिकेट के मैदान पर हमारे क्रिकेटर कैसे मिलेंगे। आक्रोशित परिवार कह रहा है कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चले मैदान पर बल्ला। शहीद विक्रम नेगी की शहादत प्रतिकार मांग रही है। शहीद नायब सूबेदार जसबिंदर सिंह की चिता प्रतिशोध मांग रही है। शहीद नायब मनदीप सिंह को विदा करने पहुंचे लोग बदला मांग रहे हैं। शहीद सिपाही गज्जन सिंह, शहीद सिपाही सरस सिंह और शहीद सिपाही बैसाख सिंह से लेकर हर उस शहीद का परिवार इंसाफ मांग रहा है। पूछ रहा है कि इस जख्म के इलाज से पहले क्रिकेट कैसे होगा, कैसे इस शहादत से पहले क्रिकेट के रोमांच को महसूस कर पाएंगे, कैसे इन शहीदों की यादों के बीच हिंदुस्तानी क्रिकेट के मैदान पर दहशतगर्दों के दोस्तों से हाथ मिला पाएंगे। इसलिए समूचा देश एक आवाज में बोल रहा है। हिंदू सिख मुसलमान कह रहे हैं, एक आवाज में सारा हिंदुस्तान कह रहा है कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चलेगा बल्ला। कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र से बैन करना चाहिए, वो क्रिकेट हो या किसी दौर का हो, उसको हर एक क्षेत्र में बंद करना
कहीं ना कहीं हमारे लिए वो उचित रहेगा। पाकिस्तान को टोटली आइसोलेट कर देना चाहिए, किसी प्रकार के संबंध उनके साथ नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को भारत ही नहीं, इस पूरी दुनिया से खेल हो, कारोबार हो, उसको बिल्कुल उसका पर्दाफाश होना चाहिए। उसके साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जवानों के लहू की कीमत पर क्रिकेट का रोमांच एक भी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं। 20 ओवर के उत्साह की फिक्र से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान की आन की परवाह है, सम्मान की परवाह है, अपने शूरवीरों की जान की परवाह है। इसीलिए कूटनीतिक रिश्तों की तरह क्रिकेट में भी वही उसूल देश मांग रहा है। लश्कर जैश और हिजबुल से सहानुभूति रखने वालों से बदला मांग रहा है। एक सुर में सब कह रहे हैं कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चलेगा पल्ला। नौ शहादत से समूचा देश उबल रहा है, आक्रोश की अग्निज्वाला में चल रहा है। पाकिस्तान पर प्रचंड पलटवार की मांग में उठी ये आवाज जम्मू की। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। डोगरा फ्रंट के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे की तरह आतंकिस्तान के मंसूबों में आग लगाने की मांग की। बर्दाश्त की दीवार को ढाकर प्रतिशोध की आवाज कोने कोने से उठ रही है। जम्मू की तरह पुंछ में भी पाकिस्तान के विरोध में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, आगजनी की, घाटी में कायरों की कायराना हरकत के खिलाफ नारेबाजी की। देश के कोने कोने में लोग यूं ही पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तूफान उठा हुआ है। ट्विटर पर भी बैन पाक क्रिकेट के हैशटैग के साथ लोगों की भावनाओं का ज्वार उठ रहा है। ट्विटर पर तो लोग पाकिस्तानी क्रिकेट पर प्रतिबंधों के प्रहार करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देश का मिजाज भांप चुके तमाम दलों के नेता भी एक सुर में अब आतंक की नीति पर चलने तक पाकिस्तान क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चलेगा पल्ला। हमें बिल्डअप करना चाहिए कि हाँ भाई हमने इंसानियत के ऊपर पहरा देना है, कि हमने ऐसे काम करने हैं जो दोनों देशों में तनाव बना के रखें। क्योंकि अगर तनाव बना रहेगा, जो हमारी गुर्बत है वो बढ़ती रहेगी। जितना हम हथियार पे खर्चेंगे उतना हम बच्चों को कलम और पेन नहीं दे सकेंगे। एक ऐसा देश जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, उसके साथ भारत ने तो अपना कई रिश्ता, खेल का रिश्ता, ये सब तो उसने बंद किया है, बायलैटरल जितने टूर्नामेंट्स हैं। लेकिन ये समय आ गया है जब पूरे वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के इस आतंकवाद समर्थक नीति को, इसको जवाब देने के लिए किस तरह से इनको और जगह बैन किया जाए। सियासत से लेकर सिनेमा तक एक ही आवाज उठ रही है। बॉलीवुड में भी अब आतंक नीति पर चलने वाले पाकिस्तान के क्रिकेट को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इन हालातों में जब हमारा देश उनके साथ T20 में क्रिकेट मैच खेलेगा, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात, कोई घटिया बात हो सकती है। बंदूकधारियों के हाथ से बल्ला टंगवाने की मांग यूं ही नहीं हुई है। पूरी दुनिया पाकिस्तानी क्रिकेट से दूर है। कैसे दुनिया के तमाम मुल्कों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बैन कर रखा है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि 9 साल से पाकिस्तान के साथ भारत का क्रिकेट बंद है। दिसंबर 2012 के बाद भारत पाकिस्तान में द्विपक्षीय सीरीज बंद है। दिसंबर 2012 में पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई थी। 2012 सीरीज में वनडे मैच और T20 मैच खेले गए थे। भारत आखिरी बार 2006 में पाकिस्तान के दौरे पर गया था। भारत पाकिस्तान के बीच आखिरी बार टेस्ट मैच 2008 में हुआ था। मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का दौरा बंद कर दिया था। बावजूद इसके वर्ल्ड कप में दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच होता रहा है। दिसंबर 2012 में दोनों देशों के बीच सीरीज हुई, लेकिन इसके बाद से 1-1 क्रिकेट बंद है। लेकिन वर्ल्ड कप में दोनों टीमें खेलती रही हैं। अब की बार उसे भी बंद करने की देशव्यापी मांग उठ रही है और मोदी सरकार के मंत्री भी इसे विस्तार दे रहे हैं। पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं, अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़े। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो
तो उस पर विषम। जान लीजिए कि अगर एक बार हिंदुस्तान ने ठान लिया तो पाकिस्तान पूरी दुनिया से कट जाएगा, क्योंकि तमाम मुल्क पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेट को बायकॉट कर चुके हैं। इसी साल 17 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचकर भी न्यूजीलैंड वापस हो गया। आतंकी घटना की आहट सुनकर न्यूजीलैंड के साथ सीरीज को रद्द कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद श्रृंखला खेलने पाकिस्तान आई थी। उसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। मार्च 2009 में पाकिस्तान में आतंकियों ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला किया था। इसके बाद तमाम मुल्कों ने अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजना बंद कर दिया था। कई बरस बाद फिर जब कुछ गिनी हुई क्रिकेट टीम पाकिस्तान जानी शुरू हुई तो फिर वही हो जिसके लिए पाकिस्तान को ख्यात है। देश के अंदर से लेकर सरहद पार तक खून खराबा करने वाले पाकिस्तान को फिर से क्रिकेट से दूर करने की मांग की जा रही है, और ये मांग तब हो रही है जब एक क्रिकेटर के हाथ में पाकिस्तान की कमान है, लेकिन क्रिकेटर बल्ला छोड़ने के बाद बंदूक वाली जुबान बोल रहे हैं। सिर्फ इमरान खान नहीं, जावेद मियांदाद से लेकर शाहिद अफरीदी से लेकर हर कोई क्रिकेट छोड़ने के बाद बारूदी बातें बोल रहा है। जावेद मियांदाद ने तो अपने बेटे की शादी उस दाऊद इब्राहिम की बेटी से की है जो हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है। मियांदाद लिस्ट है पाकिस्तानियों की जो बॉल और बल्ला छोड़ते ही बारूद की बात करने लगते हैं, लेकिन हर बार हिंदुस्तान ने आतंकी बातों को दरकिनार कर खेल को तरजीह दी। इसके बावजूद खेल के साथ पाकिस्तानी खूनी खेल भी खेलता रहा, वो भी तब जबकि पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि उसका क्रिकेट हिंदुस्तान की बदौलत चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय कंपनियों के पैसे से चलता है, तो आईसीसी की 90% फंडिंग भारत से होती है। ऐसे में पीएम मोदी जब चाहे पीसीबी को बर्बाद कर सकते हैं। पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान हिंदुस्तान की पीठ पर प्रहार करता है, आतंकी हमला करता है, घाटी में खून खराबा करता है, लेकिन समूचा हिंदुस्तान सिर्फ प्रतिकार मांग रहा है। अब जबकि 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है, तब तिरंगे में लिपटे शहीदों को देखकर समूचा हिंदुस्तान खूनी खेल खेलने वाले पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर करने की मांग कर रहा है। एक आवाज में कह रहा है कि पहले लेंगे कुर्बानी का बदला, फिर चलेगा बल्ला। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। चीन मतलब षड्यंत्र, चीन मतलब विश्व विनाशी विलेन। दुनिया में कोरोना फैलाने वाले ड्रैगन ने एक बार फिर विश्व में तबाही लाने वाली करतूत को अंजाम दिया है। एक बार फिर चीन ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसका मकसद सिर्फ मानव जाति का संहार करना है। चीन के इस खौफनाक आविष्कार की खबर सीधे साधे आपसे जुड़ी है, क्योंकि चीन के इस महाविध्वंसकारी आविष्कार से सुपर पावर अमेरिका से लेकर आम इंसान तक डेंजर जोन में है। और इसके पीछे है ड्रैगन की वो एटमी महामिसाइल जो स्पेस में चंद सेकंड के भीतर कहीं भी तबाही मचा सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शी जिनपिंग वो शख्स हैं जिसे माओ के मुल्क में माओ से ज्यादा रुतबा हासिल है। पूरी दुनिया जिनपिंग को बीजिंग के तानाशाह के नाम से जानती है। वो भी ऐसा तानाशाह जिसकी भोली सूरत के पीछे साजिशों का समंदर है। और ऐसी ही एक विनाशकारी साजिश का खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत सकती है। दुनिया पर बादशाहत कायम करने की होड़ में ड्रैगन इस कद्र बौखला जाएगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन ने अंतरिक्ष में एक महाविनाशक प्रयोग किया। वो ये कि चीन ने पहली बार परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल लक्ष्य तक जाने से पहले लो ऑर्बिट स्पेस में गई। चीनी मिसाइल ने धरती का चक्कर लगाया और फिर टारगेट पर हमला किया। हालांकि चीन ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया वो सफल नहीं रहा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट से 32 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, ये मैन्यूवर करती हैं
इनके आगे एक क्लाउड प्लाज्मा बन जाता है, जिसकी वजह से कोई रेडियो वेव इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती और आज की तारीख में दुनिया में इसका कोई काउंटर डिफेंस सिस्टम नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन ने दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों को भी चीन के मिसाइल टेस्ट की भनक नहीं लगी। मगर अब एक ब्रिटिश अखबार ने अगस्त महीने में चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट का दावा किया है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक अगस्त में के इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की घोषणा ड्रैगन ने सोची समझी साजिश के तहत नहीं की, क्योंकि इस बार चीन का टारगेट एटम बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट नहीं, बल्कि अपनी परमाणु मिसाइल को लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजना था, जिसमें वो कामयाब भी रहा। आप भी सोच रहे होंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के पीछे का मकसद क्या है। जब जिनपिंग की दुश्मनी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और हिंदुस्तान जैसे शक्तिशाली मुल्कों से है, तो फिर वो मिसाइल को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजकर क्या हासिल करना चाहता है। कि चीन का विस्फोटक प्लान अपने शत्रुओं के सैटेलाइट सिस्टम को ध्वस्त करना है। क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग मकसद से ही अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजते हैं, जिससे मोबाइल, रेडियो और टीवी सिग्नल को भेजा और रिसीव किया जाता है। सैटेलाइट के जरिए सरहदों की निगरानी की जाती है, दुश्मन की साजिशों पर भी नजर रखी जाती है। अमूमन ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होते हैं, यानी पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा। इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई का एरिया है। इस इलाके में तमाम तरह के सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। इसे ही लो अर्थ ऑर्बिट एरिया कहा जाता है। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी एटमी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्ग मार्च रॉकेट के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा। इस मिसाइल ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और फिर अपने टारगेट पर रफ्तार के साथ हमला बोला। मगर ड्रैगन का यह विनाशक टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि मिसाइल को जिस पिन पॉइंट लोकेशन पर एटमी अटैक करना था, वो ऐसा करने में नाकाम रही। और असल में ड्रैगन की यही गलती दुनिया के लिए महाखतरा बन सकती है। क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि वो स्पेस से आने वाली किसी भी एटमी मिसाइल को ध्वस्त कर सके, उसका हमला रोक सके। हालांकि रूस ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार करने के साथ ही ये दावा किया है कि वो अंतरिक्ष से होने वाले किसी भी हमले को रोक सकता है। मगर अभी भी रूस का S-500 पूरी तरह से ऑपरेशनल मोड में नहीं आया है। यानी इस बार चीन ने किसी मुल्क को टारगेट करने के बजाय फिर से स्पेस का इस्तेमाल किया, तो यकीनन इसका अंजाम बेहद ही भयावह हो सकता है। आपको बता दें कि चीन ऐसी कई मिसाइलें बना चुका है जो लो अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को निशाना बना सकती है। इतना ही नहीं, चीन जल्द से जल्द अपना स्पेस स्टेशन तैयार करने में जुटा है, ताकि अमेरिका और रूस पर धौंस जमा सके, अंतरिक्ष में इन दोनों मुल्कों के दबदबे को खत्म कर सके। इसके लिए चीन अंधाधुंध पैसा भी खर्च कर रहा है और एक के बाद एक रॉकेट भी भेज रहा है। दो 2018 में चीन अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रॉकेट भेजने वाला देश है। 2018 में रूस ने 20 तो अमेरिका ने 32 रॉकेट स्पेस में भेजे थे, तो वहीं चीन ने करीब 37 रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेजा।
ये दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। यद्यपि इस क्लब के अंदर रूस, अमेरिका और चाइना के साथ साथ हिंदुस्तान भी शामिल हो गया है, लेकिन ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, 2018 में चीन ने स्पेस प्रोग्राम पर भी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा खर्च किया। 2018 में अमेरिका का स्पेस बजट करीब 47.5 अरब डॉलर का था, तो वहीं चीन ने करीब 9 अरब डॉलर रॉकेट उड़ाने में खर्च किए, जो रूस से करीब 3 गुना ज्यादा है। मतलब साफ है कि अब ड्रैगन की विस्तारवादी सोच दूसरे मुल्कों की जमीन से आगे बढ़कर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है। जिस तरह चीन बौखलाया हुआ है, उसे देखते हुए लगता है कि अब वो अंतरिक्ष को भी हड़पना चाहता है, वहां सुपर पावर बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की गई है। गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या के बाद इस इमरजेंसी एडवाइजरी को जारी किया गया है। पुलिस और आर्मी कैंप में प्रवासी मजदूरों को जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रवासी मजदूर कैंप में चले जाएं, पुलिस और आर्मी कैंप में जाएं प्रवासी मजदूर। ये इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की गई है जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं उसके बाद, क्योंकि लगातार टारगेट किया जा रहा है प्रवासी मजदूरों को जो जम्मू कश्मीर में जाकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद अब ये इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया कि प्रवासी मजदूर पुलिस और आर्मी कैंप में जा सकते हैं। उन्हें वहां जाने के निर्देश दिए गए हैं कश्मीर के इस समय के हालात को देखते हुए। गैर कश्मीरी पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किए जाएंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता इरफान कुरैशी जुड़ गए हैं। इरफान, ये एडवाइजरी जो जारी की गई है इसे और अगर विस्तार से बताएं, कहां पर जाना है? यानी जो भी पास में पुलिस स्टेशन है, कैंप है, वहां पर जाएं प्रवासी मजदूर, ये कहा जा रहा है। और क्या है फिर आगे की प्रक्रिया, क्या कुछ होगा, क्या है इस एडवाइजरी में? देखिए सुमेरा, जिस तरह आपको पता है लगातार कश्मीर घाटी में बैक टू बैक जो हमले हैं वो आम नागरिकों पर हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या जो नॉन लोकल मजदूर है जो दिहाड़ी लगाते हैं वो लोग, उन पर हमले हो रहे हैं। अब जो TV9 भारतवर्ष को ऑफिशियल सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो नजदीकी पुलिस थाने हैं, CRPF या आर्मी के जो इंस्टॉलेशन है, कैंप है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स है सुरक्षा बलों के, वहां पर फिलहाल उन्हें अर्जेंटली जो है लेने का जो प्रयास है वो कहा गया है किया जाए। अपने अपने जिला प्रशासन को ये जो है हिदायत दी गई है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कश्मीर में जिस तरह लगातार हमले हो रहे हैं आम नागरिकों पर, उसे टालने के लिए और जब तक एक ठोस रणनीति इन हमलों के खिलाफ बनाई जाए तब तक एहतियातन फिलहाल ये कदम उठाने का जो है फिलहाल फैसला लिया गया है। आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP ने एक बड़ी बैठक की थी सुरक्षा के हवाले से, कल भी बैठक हुई थी, उसमें कई रणनीतियां बनाई गई हैं। जब तक उन रणनीतियों को जो अमली जामा पहनाया जाएगा तब तक फिलहाल एहतियातन इन तमाम लोगों को सुरक्षित करने के लिए ये फिलहाल फैसला लिया गया है कि नजदीकी पुलिस थानों में तमाम नॉन लोकल जो लेबरर्स खासतौर पर कश्मीर घाटी में है जो मजदूरी के इरफान, जानना ये भी चाहेंगे कि अभी उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो जो पुलिस स्टेशन है उनके पास का एक आर्मी कैंप है वहां पर वो चले जाएं। काम कैसे करेंगे, वो काम कर पाएंगे या फिर क्या है फिर आगे की रणनीति क्या है, कैसे क्या कुछ बताया जा रहा है इसके बारे में? क्योंकि अगर ये काम इन्हें करना है तो इन्हें फिर वापस पुलिस स्टेशन से कैंप से बाहर निकलकर काम पे जाना होगा। ये तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सही सवाल आपने किया। हालांकि ये जो कम्युनिकेशन हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस का जिला प्रशासन या जो पुलिस कंट्रोल रूम है उनके साथ, उसमें इस चीज का फिलहाल जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल ये जो कदम है ये अर्जेंटली इसलिए उठाया गया है कि ताकि जो बाकी मजदूर घाटी में मौजूद है उनकी जान को जो है सुरक्षित किया जाए और फिलहाल मिलिटेंट हमलों को टाला जाए। इसके बाद जो आगे की रणनीति है उसके हवाले से कदम उठाया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये एहतियातन अर्जेंटली जो कम्युनिकेशन हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस का जिला जो पुलिस कंट्रोल रूम है उनके साथ, उसके हवाले से फिलहाल इन्हें नजदीकी पुलिस थानों में या जो आर्मी कैंप है वहां लिया जाएगा। उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह बैक टू बैक हमले तमाम लोगों पर खासतौर पर आम नागरिक जो है बाहर के जो है उन पर हो रहे हैं। इरफान, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई आंकड़ा मौजूद है, कितनी बड़ी संख्या में है मजदूर, क्या इसके बारे में जानकारी है इस समय कि कितनी बड़ी संख्या में है ये प्रवासी मजदूर? ये जो
प्रक्रिया है ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इस पर जाहिर तौर पर प्रशासन और सुरक्षा बल काम करना शुरू किए हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी में पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से लोग जो है वो हर साल यहाँ मौजूद होते हैं। वो अलग अलग मजदूरी का काम करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या जो है कारपेंटर्स की रहती है, या जो यहाँ पर ठेला लगाते हैं, बाकी जो छोटे मोटे काम करते हैं, एक बड़ी संख्या रहती है। लेकिन फिलहाल अभी इस तरह का डेटा इकट्ठा नहीं किया गया है, क्योंकि अचानक से मिलिटेंट गतिविधियां देखने को मिली हैं। अब ये तमाम प्रक्रिया जो है आने वाले दिनों में की जाएगी, उसके बाद इनकी सुरक्षा जो है उसे निश्चित। एक इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की गई है जम्मू कश्मीर में, जिसके तहत ये कहा गया है कि जो भी प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर में हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो पास के पुलिस कैंप में या सेना कैंप में चले जाएं, ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जिस तरह के हालात अभी जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, उसमें प्रवासी मजदूरों को खासतौर पर आतंकवादी टारगेट कर रहे हैं। इरफान, ये जो रणनीति बनाई है जिसके तहत आतंकवादी इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें वो छोटे छोटे हमले कर रहे हैं, स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो प्रवासी मजदूर हैं, जो निहत्ते आम मजदूर लोग हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। पहले ये सुन लेते हैं, कुछ जानकारी मिल रही है, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगी। हत्या की है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करके डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। चुन चुनकर इन आतंकवादियों का भी हम सफाया करेंगे। जैसे कुछ दिन पूर्व कश्मीर घाटी के अंदर मक्खनलाल बिंद्रू जी जो कश्मीरी पंडित थे, उनके उपरांत वहां सतिंदर कौर जी जो प्रधानाचार्य थी, और एक शिक्षक दीपक मेहरा जी, और बिहार के वीरेंद्र पासवान जी और मोहम्मद शफी साहब जो कश्मीर के रहने वाले थे, उनके हत्यारों को हमारी पुलिस तथा सेना ने एक हफ्ते के अंदर अंदर उन सब का सफाया किया है। रविंद्र रैना का आपने सुना कहना यह कि जो इस तरह से टारगेटेड किलिंग की जा रही है आम नागरिकों की, प्रवासी मजदूरों की, उसी तरह से आतंकवादियों का भी सफाया किया जाएगा। हमारे साथ इरफान कुरैशी लगातार जुड़े हुए थे तमाम जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया इरफान इस तमाम जानकारी का। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और अब एक बार फिर रुख करते हैं बाकी की तमाम खबरों की तरफ। बार बार ताइवान की सीमा में चाइनीज विमानों की घुसपैठ जारी है। ताइवान के नजदीक चीन के 3 एयरबेस को अपग्रेड करने का काम जारी है। ताइवान की सीमा के करीब चीन के सैनिकों का युद्धाभ्यास हो रहा है। ड्रैगन की ऐसी कई हरकतें हैं जिसने ताइवान को अलर्ट रहने पर मजबूर कर दिया है। चीन ने ताइवान को कई तरीके से धमकाने की कोशिश की है, लेकिन ताइवान का तेवर नहीं बदला है। ताइवान ने अब अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों की जल्द डिलीवरी करने की गुजारिश की है। ताइवान ने एक बार फिर से जता दिया है कि वो डरेगा नहीं बल्कि लड़ेगा। ना डरेगा ना झुकेगा, ताइवान चीन से लड़ेगा। ड्रैगन की धमकी देकर ताइवान युद्ध के लिए तैयार। F-16 फाइटर से प्रहार, ताइवान का अमेरिका मददगार। अमेरिका का लड़ाकू विमान चीन को चैलेंज करेगा ताइवान। एक बार नहीं, कई बार, दिन हो या रात, अचानक चीन के लड़ाकू विमानों का शोर ताइवान के आसमान में उठता है। रडार घुसपैठ का सिग्नल भेजता है। ताइवान में खतरे का अलार्म बजता है। युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। ताइवान से लड़ाकू विमान टेक ऑफ करते हैं, मिसाइलें तन जाती हैं। लेकिन होता क्या है? चीन के विमान वापस लौट जाते हैं। ड्रैगन कई बार ताइवान को इस तरीके से धमका चुका है, युद्ध का माहौल बनाता है और अपनी ताकत की नुमाइश करता है। ताइवान की सेना हर वक्त अलर्ट मोड में, लेकिन ताकतवर दुश्मन को मात देने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि हथियारों की ताकत की भी जरूरत है। ताइवान ने अब आसमानी जंग की तैयारी शुरू कर दी।
हवा में ड्रैगन को हराने के लिए ताइवान ने अमेरिका से F-16 विमानों की मांग की। अमेरिकी वायुसेना का ये फाइटर अब ताइवान का नया रक्षक बनने वाला है। चीन के विमानों को टक्कर देने के लिए ताइवान ने अमेरिका से जल्द विमानों की सप्लाई करने की गुजारिश की है। 2019 में ताइवान और अमेरिका के बीच डील हुई थी। ताइवान ने अमेरिका से 22 फाइटर जेट्स खरीदे थे। इस तरह की डील करीब 10 साल में पूरी होती है, लेकिन अब ताइवान ने अमेरिका से तुरंत डिलीवरी करने को कहा है। ताइवान को अमेरिका का फुल सपोर्ट है। अमेरिका इससे पहले भी ताइवान को कई हथियार दे चुका है, लेकिन चीन के विमानों की लगातार घुसपैठ से परेशान ताइवान ने अब फौरन F-16 जेट्स देने की मांग की है। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को F-16 देने की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा कि ताइवान बीजिंग के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चीन के करीब 150 विमानों ने 1 से 5 अक्टूबर के बीच ताइवान की रेकी की है। चीन के पास फिलहाल J-16 फाइटर जेट जैसा विमान है। चीन के पास Su-30 फाइटर्स हैं। चीन की वायुसेना के पास परमाणु हमला करने वाले H-6 बॉम्बर्स हैं। ताइवान इन्हीं विमानों को चुनौती देने के लिए F-16 खरीद रहा है। F-16 विमान 4220 किलोमीटर तक जंग लड़ सकता है। F-16 की रफ्तार करीब 1470 किलोमीटर प्रति घंटे है। F-16 में AIM-120C मिसाइलें लगी हैं, जो हवा से हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। चीन से मुकाबले के लिए ताइवान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है। ताइवान लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार बढ़ाएगा, ताकि द्वीप पर हमला होने के हालात में दुश्मनों को दूरी से ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और ताइवान इन हथियारों को एक प्रणाली लेकर विकसित भी करेगा। ताइवान हथियारों का अपग्रेडेशन कर रहा है। चीन से बढ़े तनाव के बीच ताइवान ने कुछ दिन पहले ही F-16 के साथ युद्धाभ्यास किया था। ताइवान ने F-16 और फ्रांस मेड मिराज फाइटर जेट्स को सड़क पर उतारकर अपने पायलट की ताकत का प्रदर्शन किया था। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि जापान भी ताइवान की खुलकर मदद करने के लिए तैयार है। ड्रैगन आज तक ताइवान पर अटैक नहीं कर सका, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ताइवान का मिसाइल पावर है। ताइवान ने कभी खुलकर आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के पास 6000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। छोटे से देश के पास मौजूद इतनी मिसाइलें ड्रैगन को कड़ी टक्कर देने के लिए काफी है। ताइवान भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन यह देश तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है। ताइवान को अमेरिका और जापान जैसे देशों का समर्थन है। ताइवान पर हमला होते ही अमेरिका और जापान के युद्धपोत साउथ चाइना सी में ताइवान के करीब पहुंच सकते हैं। अगर चीन की नेवी ने इन दोनों देशों के युद्धपोत को चैलेंज करने की कोशिश की, तो चीन और ताइवान की लड़ाई चीन और अमेरिका की लड़ाई में बदल सकती है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर कब्जा तो चाहता है, लेकिन हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। चीन के सामने ताइवान भले ही अकेला नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं। ताइवान के करीब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का जंगी बेड़ा मौजूद रहता है। जापान और ब्रिटेन के युद्धपोत भी इलाके पर नजर रखते हैं। ताइवान के खिलाफ जंग की शुरुआत होते ही कई महाशक्तियां ताइवान के तट पर पहुंच सकती हैं। फिलहाल अभी ताइवान को F-16 विमानों की खेप मिलने वाली है। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के नाम पर अमेरिकी वायुसेना की बड़ी टुकड़ी भी F-16 के साथ ताइवान आएगी और महीनों तक अमेरिका के वायु सैनिक ताइवान में रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक हुकूमत से आवाम को क्या चाहिए? इसका एकमात्र जवाब है अमन और चैन। लेकिन जब बात तालिबान राज की हो तो सुख शांति की बातें बेमानी लगती हैं, क्योंकि तालिबान के दोबारा राज के बाद से ही वहां से हर रोज खौफ की कहानियां सामने आ रही हैं। आवाम में नए नए डर का अंदेशा घर करता जा रहा है। तालिबानी हुकूमत में सबसे ज्यादा खौफजदा शिया मुसलमान हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान शिया मुसलमानों की कब्रगाह बनता जा रहा है। पठानलैंड में तालिबान राज, 10% आबादी पर मंडराती मौत। 2 विस्फोट, 150 मरे, शियाओं का कब्रगह बना अफगानिस्तान। दो तस्वीरें, 2 शहर और खुरासान के खूनी चरित्र की गवाही। एक के बाद एक 2 शुक्रवार को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान ने शियाओं का नरसंहार किया। एक के बाद एक 2 मस्जिदों में धमाका कर
शिया अफगानिस्तान में शिया अवाम को दहशत से भर दिया। तारीख 15 अक्टूबर, जगह बीबी फातिमा मस्जिद, कंधार। उस रोज मस्जिद का कोना कोना कांप उठा, दरो दीवारें थर्रा उठी, बेतहाशा लाशें बिछ गई। जब जुमे के दिन कंधार की मस्जिद में आत्मघाती धमाका हुआ। शुक्रवार को कंधार के बीबी फातिमा मस्जिद में काफी भीड़ थी। इबादतगाह में लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे थे, तभी खूनी खुरासान के एक सुसाइड बॉम्बर ने यहां अटैक किया। कंधार की शिया मस्जिद को खून से रंग दिया। इस शक्तिशाली विस्फोट में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि ये शहर दूसरा था, मस्जिद दूसरी थी, क्योंकि ठीक इससे पहले यानी 8 अक्टूबर को कुंदूज में आईसिस खुरासान ने ही आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। सैयद अदाब मस्जिद में भी घातक विस्फोट उसी वक्त हुआ जब इबादतगाह में जुमे की नमाज अता की जा रही थी। दो शुक्रवार, दो विस्फोट, 150 शियाओं की मौत। ऐसे में सवाल उठता है कि अफगानिस्तान शिया मुसलमानों का कब्रगाह बन रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। आईएसआईएस खुरासान आए दिन शियाओं का खून बहा रहा है। शिया समुदाय के लोगों को खुलेआम चेतावनी दे रहा है कि शिया समाज के लोग जहां भी होंगे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईसिस ने एक बयान में कहा कि शिया मुसलमान खतरनाक हैं और उन्हें हर जगह निशाना बनाया जाएगा। आतंकी समूह के साप्ताहिक अल-नबा ने चेतावनी प्रकाशित की है, जिसमें लिखा गया है कि शिया मुसलमानों को उनके घरों और केंद्रों पर निशाना बनाया जाएगा। आईसिस ने कहा कि बगदाद से खुरासान तक हर जगह शिया मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। आपको बता दें कि सुन्नी मुसलमान चरमपंथी शिया मुसलमानों को पहले भी निशाना बनाते रहे। तालिबान भी शिया समुदाय का दुश्मन रहा है, लेकिन 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने शिया समुदाय की रक्षा की बात कही थी। हर तबके के लिए स्वतंत्रता और समानता का वादा किया था। लेकिन जो भरोसे पर खरा उतर जाए तो वो तालिबान कैसा, और जो हिंसा ना करे वो आईसिस खुरासान कैसा। इसलिए तालिबान 2.0 में शिया मुसलमानों पर अत्याचार कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। कहने को तो तालिबान इस्लामिक स्टेट खुरासान को अपना दुश्मन बता रहा है, क्योंकि आईएस के तालिबानियों का भी खून बहा रहा है। लेकिन जब बात हो शिया मुसलमानों की तो दोनों का टारगेट एक हो जाता है। ने बलख और बामिया प्रांत में रहने वाले सैकड़ों हजारों लोगों का नरसंहार किया और इस बार तालिबान के इस खूनी टारगेट को इस्लामिक स्टेट खुरासान अंजाम दे रहा है। तालिबान के इस लक्ष्य को आईएसआईएस के आगे बढ़ा रहा है, जिसकी अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक निंदा हो रही है। शुक्रवार को कंधार की मस्जिद में धमाके के बाद ईरान ने दुनिया के मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील की और अफगानिस्तान के शिया उलेमा काउंसिल ने भी तालिबान से अपील की कि उनके फिरके के साथ बराबरी और न्याय किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। अंतरिक्ष में इन दिनों बड़ी हलचल चल रही है। आने वाले दिनों से अंतरिक्ष में खतरे का सिग्नल आ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक महीने में 7 से ज्यादा एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले हैं। खतरा यह है कि इनकी डायरेक्शन आखिरी वक्त में बदल भी सकती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के करीब आने से एस्टेरॉयड का रास्ता कई बार बदल जाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार एस्टेरॉयड की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
अंतरिक्ष में बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ती चट्टान, जो देखने में जितनी आकर्षक है उतनी ही प्रलयंकर। ये किसी ग्रह पर मिनटों में तबाही लाकर उसकी शक्ल बदल सकती है। ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड धरती की तरफ बढ़ रहा है, जो अपने साथ ला रहा है भयंकर तबाही। ये अगर धरती से टकराया तो विध्वंस मचना तय है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आपको इसके आकार को जानना जरूरी है। ये विशाल इमारत न्यूयॉर्क में मौजूद है, जिसे दुनिया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के नाम से जानती है। धरती की तरफ बढ़ रहा एस्ट्रॉइड इस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से कुछ ही फीट छोटा है। धरती की तरफ बढ़ रही आफत का नाम 2004 यूई है। ये एस्ट्रॉइड 1246 फीट बड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले महीने 13 नवंबर को यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 2.6 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा। कहा जा रहा है कि ये दूरी धरती से काफी ज्यादा है और शायद ही ये पृथ्वी से टकराए। हालांकि फिक्र की बात सिर्फ एस्ट्रॉइड 2004 यूई ही नहीं, आने वाले महीनों में पृथ्वी पर ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानों की बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में एक के बाद एक 7 एस्ट्रॉइड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजर सकते हैं। 20 अक्टूबर को 1996 VV3 धरती के पास से गुजरेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती से इसकी दूरी 3.6 मिलियन किलोमीटर रहने का अनुमान है। 2 नवंबर को 2017 TS3 पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इसकी दूरी 5.3 मिलियन किलोमीटर रहने का अनुमान है। 20 नवंबर को 2016 JG12 धरती से 5.5 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरेगा। 21 नवंबर को 1982 HR 5.7 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। 29 नवंबर को 1994 WR12 धरती के पास से गुजरेगा। इसकी दूरी का अनुमान 6.1 मिलियन किलोमीटर लगाया जा रहा है। इतने बड़े एस्ट्रॉइड अगर धरती से टकराए तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि धमाका कितना बड़ा होगा, कितनी तबाही आएगी और धरती का एक हिस्सा किस कदर तक उठेगा। फिलहाल खतरे का आकलन मुश्किल है, क्योंकि धरती के करीब से गुजरने वाले एस्ट्रॉइड वायुमंडल में पहुंचते ही ब्लास्ट कर जाते हैं। उसके बाद छोटे टुकड़ों में आग लग जाती है। ये टुकड़े किस दिशा में जाएंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों ने अब तक जो अंदाजा लगाया है, उसके मुताबिक एस्ट्रॉइड की पृथ्वी से टक्कर की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा से बेहद दूर है। धरती के बेहद करीब से गुजरने वाले एस्ट्रॉइड का नाम TJ15 है, जो चांद जितनी दूरी से ही पृथ्वी के पास से गुजरेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वो धरती से 2,38,854 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों ने एस्ट्रॉइड को लेकर जो लेवल बनाया है, उसके मुताबिक ये धरती के करीब माना जा रहा है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे NEO कहा जाता है। इसका मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट होता है। नियो ऐसे एस्ट्रॉइड होते हैं जो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसके करीब चले जाते हैं। माना जाता है कि अरबों साल पहले सौर मंडल के बनने के साथ पैदा हुए ऐसे ऑब्जेक्ट अब तक बदले नहीं। खतरा इसलिए है क्योंकि धरती के करीब आते ही इस एस्ट्रॉइड पर गुरुत्वाकर्षण का असर होने लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एस्ट्रॉइड अपना रास्ता बदलकर पृथ्वी की तरफ आ सकता है। इसके अलावा सूरज की गर्मी से पिघलने और फिर ठंडा होने पर रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से एस्ट्रॉइड्स का रास्ता बदल जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों को यही लग रहा है कि धरती से खतरा आसानी से टल सकता है, जिसकी वजह इसका आकार भी है। इसका आकार 42 फीट के आसपास है। नासा के मुताबिक आने वाले सालों में धरती के पास से तकरीबन 26,115 एस्ट्रॉइड गुजर सकते हैं, जिसमें से तकरीबन 2,000 एस्ट्रॉइड धरती के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये पृथ्वी के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए नासा ने प्रोजेक्ट डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का एक ही मकसद है कि एस्ट्रॉइड को पृथ्वी से टकराने से रोका जाए।
अंतरिक्ष से आ रहे टुकड़ों को पृथ्वी से टकराने से बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि एस्टेरॉयड की गति और उसकी दिशा बदल दी जाए। इसके लिए नासा ने एक स्पेशल स्पेसशिप बनाई है जो एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी दिशा बदल देगा और इस तरह पृथ्वी पर महाविस्फोट का खतरा टल जाएगा। हालांकि कहां तक कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। जंगल एक ऐसा इलाका जहां ना कोई नियम है ना कायदा। यहाँ अब शिकारी खुद शिकार बन जाए ये कहना मुश्किल है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें हनी बेजर और अजगर के बीच भीषण जंग होती दिखाई दे रही है। इस वीडियो की शुरुआत में ऐसा लग रहा है मानो हनी बेजर अजगर का शिकार बन जाएगा, मगर वीडियो के आखिर तक कुछ ऐसा होता है कि अजगर हनी बेजर का निवाला बन जाता है। पासा पलटना किसे कहते हैं, कैसे शिकारी खुद शिकार बन सकता है, ये वीडियो इसका ताजा उदाहरण है। 4 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में अजगर की जकड़ में फंसा ये बिच्छू अजगर को शिकार बना लेता है, वो भी 2-2 शिकारियों को परास्त कर। लेकिन कैसे, हम इसे आपको एक एक कर दिखाते हैं। वीडियो के पहले सेकंड में जंगल में खुला मैदान नजर आ रहा है। इसके बीचों बीच इस अजगर ने बिच्छू को जकड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो बिच्छू की सांसें कभी भी छूट सकती है, क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए ठीक से संघर्ष तक नहीं कर पा रहा। वीडियो के 25वें सेकंड में गीदड़ की एंट्री होती है जो सीधा अजगर पर हमला बोलता है। ये गीदड़ अजगर को अपना शिकार बनाने की कोशिश में है। खुद को बचाने के चक्कर में अजगर की पकड़ अपने शिकार पर ढीली होने लगती है और मौका मिलते ही बेजान सा पड़ा ये बिच्छू अजगर के शिकार से बाहर निकल जाता है। इसके बाद शुरू होता है पासा पलटना। अजगर की गिरफ्त से आजाद हुआ बिच्छू थोड़ी देर सांस लेता है और पूरी ताकत के साथ अजगर पर हमला कर देता है। यह अजगर को घसीटकर घने जंगल में ले जाना चाहता है, मगर दूसरी तरफ मौजूद एक गीदड़ भी अजगर को अपना निवाला बनाना चाहता है। इसके बाद मौके पर एक और गीदड़ आता है, जिसके बाद शुरू होती है बिच्छू और गीदड़ों के बीच जंग। खूंखार बिच्छू अकेले ही गीदड़ों से लोहा लेते हुए अजगर को झाड़ियों तक खींच ले जाता है और उसे अपना भोजन बनाता है। इस दौरान गीदड़ भी डर कर वहां से भाग जाते हैं। इस वीडियो को एरिक नाम के एक शख्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसे लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, बिच्छू को हनी बेजर के नाम से भी जाना जाता है। ये साइज में छोटा होता है, मगर बड़े नाखून और दांतों के दम पर ये किसी को भी हरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। अमेरिका को हर मामले में चुनौती देने वाला रूस कोरोना के आगे अमेरिका की तरह ही बेबस नजर आ रहा है। रूस में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को एक ही दिन में रूस में कोरोना से 1000 लोगों की मौत हो गई। पुतिन सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और रूस के कई इलाकों में हालात बेकाबू नजर आने लगे हैं। रूस में वायरस की दहशत है। पुतिन का कोरोना को लेकर बनाया गया हर प्लान नाकाम नजर आने लगा है। राजधानी मॉस्को से लेकर रूस के छोटे छोटे इलाकों में कोरोना ने इतनी तेजी से पैर फैलाया है कि मेडिकल सिस्टम बेबस नजर आने लगा है। पूरी दुनिया में रूस में बढ़ते संक्रमण की चर्चा है। वजह एक ही दिन में 1000 लोगों की मौत है। रूस में पहली बार एक ही दिन में कोरोना ने 1000 लोगों की जिंदगी छीन ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर दिन कोरोना के मामलों में 1000 की बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को रूस में कोरोना से 1002 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के 33,208 नए मामले दर्ज किए गए। रूस ने कोरोना को रोकने के लिए स्पुतनिक नाम का टीका बनाया था, लेकिन रूस के लोगों ने कोरोना वैक्सीन लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से कोरोना बेकाबू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में सिर्फ 29% लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली। रूस में लोगों को कोरोना के टीके पर भरोसा नहीं, लोग कोरोना की वैक्सीन से डर रहे हैं। अब रूस में वैक्सीन के लिए कई तरह के ऑफर रखे गए ताकि लोग वैक्सीन लगवाएं। फिलहाल संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। थिएटर और रेस्टोरेंट में अब लोगों के एंट्री को सीमित किया गया है। रूस के द नेशनल कोरोना वायरस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर में सितंबर की तुलना में रूस में हर दिन 100 से ज्यादा अधिक लोगों की मौत हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के अस्पतालों में भर्ती कुल मरीजों में से 11% मरीजों की हालत गंभीर है। रूस की तरह ही अमेरिका में भी कोरोना के केसेस में कमी नहीं हो रही है। ब्राजील में कोरोना के मामले थोड़े कम हुए हैं, लेकिन अब करीब हर दिन 500 से ज्यादा लोगों की मौत ब्राजील में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।